Hello student, good morning all of you. Myself Mohit Shahzade sir and this is lecture number 6 for subject Indian Economy। और हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। और सेकंड चैप्टर में हमने आपको बताया था कि एग्जैक्टली इकोनॉमी क्या होती है, उसमें कितने डिवाइडेशन होते हैं, एग्रीकल्चर क्या थे, उसमें इंपॉर्टेंस क्या थे, उसके प्रॉब्लम्स क्या थे। और फिर इसके बाद फिर 5 ईयर प्लानिंग के बारे में बताया गया, जिसमें फोकस किया गया, जिसमें 5 ईयर प्लान में 2 प्लानिंग की गई। पहला है हमारा लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, डेवलपमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया। और जो है शॉर्ट टर्म प्लान में, जिसको हम लोग स्पेसिफिक प्लान भी कहते हैं, उसमें 5 ईयर के प्लान सेट किए गए, जिसमें ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि भाई किसी भी तरीके से हमारा जो गोल है, हमारी एग्रीकल्चर को ग्रोथ करना, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर को ग्रोथ करना, ताकि जो हमारा जो डेवलपिंग अच्छे से हो सके और हम लोग डेवलप्ड हो सके। तो इन सारे प्रोसेस को देखते हुए जो है ये वर्क 5 ईयर प्लान बनाया गया। अब जो है पहला पॉइंट जो आता है कि हमारा जो लाइवलीहुड जो था 1950 से पहले और 1950 के बाद भी, वो हमारा किस पे था, मैक्सिमम जो डिपेंड थे हम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। तो एग्रीकल्चर में बहुत ढेर सारे रिफॉर्म्स थे, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से समझिए एग्रीकल्चर हमारा जो पोजीशन था, जो लॉन्ग प्रोसेस पे जा रहा था, वो धीरे धीरे रुक गया हुआ था। तो आज़ादी के बाद हमने सोचा कि किसी भी तरीके से हमारी एग्रीकल्चर जो बैकवर्डनेस पे चली गई उसको वापस ग्रोथ कर सके। तो उसको 3 प्लान बनाए गए। पहला था लैंड रिफॉर्म्स, हमने बताया आपको। सेकंड था जनरल रिफॉर्म्स। आज बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशंस। ग्रीन रिवोल्यूशन से आपको मैं बताऊं, इसको हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा बच्चों, कभी कभी ना हिंदी वर्ड भी जानना ज़रूरी होता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी सेक्टर्स, जो भी जो है जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर थे, उसको जो है बूस्टअप करने के लिए, उस हमारी जो एग्रीकल्चर की जो पोजीशन थी जो रुकी हुई थी, उसको तीसरे फेज से यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है आगे लेके जाया जा सके। अब इसमें क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति मतलब यहाँ पे जो हम लोग जो एग्रीकल्चर का जो बेस अपनाए हुए थे, जो एग्रीकल्चर को वर्क करने का जो टारगेट था, यानी हमारे एग्रीकल्चर करने का जो तरीका था, वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्डनेस था। हम टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, हम ट्यूबवेल का इस्तेमाल नहीं करते थे, हम जो है बारिश पानी के लिए बारिश का इंतजार करते थे, हम फर्टिलाइजर, यूरिया और मैन्योर का इस्तेमाल नहीं करते थे। ओके स्टूडेंट, हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सारे जो चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं करते थे, तो हमारी जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर में, जो हमारी ग्रोथ थी, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग एक प्लान बनाते हैं, और जिसमें जो है इस प्लान में ये मेन फोकस किया जाएगा कि कैसे भी करके हम एग्रीकल्चर फिर से और ग्रोथ कर सके। तो एग्रीकल्चर में उन्होंने सडनली जो है एक जो है मेन पॉइंट को इन्वॉल्व किया, और जिससे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर अचानक से इतनी तेज से आगे बढ़ गया कि आप जो है इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब समझ लीजिए कि जिस ज़मीन पर पहले 1 क्विंटल जो है वीड्स उगाई जाती थी, क्रॉप्स 1 क्विंटल जो है वीड्स उगती थी, उसी ज़मीन पर फर्टिलाइजर्स और ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से उसी ज़मीन पर करीब 4 से 5 क्विंटल जो है गेहूँ उगने लगे। मतलब इतना ज़्यादा चेंजिंग उन्होंने क्या किया, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो इट रिफर टू सडन एंड स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर production due to use of HYV, high yield variety, okay student, of seeds। यानी क्या मतलब यह हुआ कि हम लोग एग्रीकल्चर को ग्रोथ करने के लिए उस वक्त हमारा जो मेन फोकस था वो HYV की सीड्स को यूज़ करके हमारी एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ा सके। यानी कि ऐसा बीज जिसका नाम है HYV, हाई यील्ड वैरायटी, जिसका यूज़ करके हम प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकते थे। हमारी एग्रीकल्चर में अचानक से पॉजिटिव इंक्रीज आया और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि हमने HY सीड यूज़ करना शुरू कर दिया था। ओके स्टूडेंट, यानी एक ऐसा बीज जो है हम लोगों ने उसका यूज़ करके अचानक से प्रोडक्शन को 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं बल्कि 4-5 गुना जो उसको आगे बढ़ा ले गए। यानी जिस ज़मीन पे 1 क्विंटल फसल उगती थी, उस ज़मीन पर आज जो है हम लोगों ने 5 क्विंटल उगाने लगे। ठीक है, यहाँ पे ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैक्सिको हैज़ बीन कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो मैक्सिको जो है इस ग्रीन रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस माना जाता है। इन इंडिया डॉक्टर MS स्वामीनाथन
स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट इन इंडिया। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने इस जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को, जो मैक्सिको में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका था, उसको देख करके इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने का जो श्रेय जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, जो मैक्सिको में वर्क हो रहा था और धीरे धीरे ये ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में चलने लगा। अब आते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑफ। पहला, HY सीड्स, हम लोग जो एग्रीकल्चर को ग्रोथ करने के लिए HYV सीड्स का यूज करने लगे। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हम ऐसे जो है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने लगे जिसकी वजह से हमारा जो सॉइल का जो पोजीशन थी, जो सॉइल की जो क्वालिटी थी वो बढ़ जाए। यानी जो मिट्टी में जो आपने सुना होगा बंजर ज़मीन, इस पर कुछ नहीं खेती होती, तो वहाँ पे खेती करके केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करके मॉडर्नाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके के HYV सीड्स का यूज़ करके हम प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकते थे। तो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी कि जो भी ज़मीनों में जो भी जो है अनएक्सपेक्टेड जो है चीज़ें आ चुकी थी, जिससे हमारा जो है एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पा रहा था, हमारे जो है ज़मीनों पर फसल उगाने पर वो कभी कभी सड़ जाते थे, बर्बाद हो जाते थे, ख़राब हो जाते, अच्छे तरीके से वो क्रॉप जो है ग्रो नहीं कर पाते थे, इसीलिए केमिकल का इस्तेमाल करने लगे। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ कल्टिवेशन, उन्होंने क्या किया? मॉडर्नाइजेशन को अपनाया, यानी कि जो लोग हाथों से वो क्या बोलते हैं बैलों से पगडंडियाँ या जो है उसकी जो है जुताई करते थे, उसको जो है उसको हटा करके हम लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगे, कुछ मशीनों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे टाइमिंग और जो इसके अंदर जो है क्वालिटी ज़्यादा आ सके, यानी टाइमिंग बढ़ सके और उसकी जो है क्वालिटी बढ़ सके। फिर इसके बाद है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड क्या होती है भाई? आपने देखा होगा कि खेतों में एक बंदा जो है पीछे साइड कुछ ऐसे बांध करके डब्बे नुमा उसको एक हाथ से ऐसे सामने छिड़काता रहता है, इस तरीके से ऐसे सामने छिड़कता रहता है, और फिर इसके बाद जो है और लेफ्ट वाले हैंड से एक जो है एक चाबी तरीके का एक हत्था होता है, उसको चलाता रहता है। तो ये क्या है कि वो जो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स है, यानी हमारे फसलों पे जो कीड़े बैठ जाते थे, जो कीड़े जो हमारे फसलों को ख़राब कर देते थे, उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ होने लगा। फिर है स्पेसिफिक क्रॉप रोटेशन, और साथ ही साथ साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, और वैज्ञानिकों ने ये बताया कि भाई देखो, तुम जो है ना सिर्फ इस ज़मीन पे वीट मत उगाओ, तुम जो है बेसिकली एक पूरा साल भर में तुम वीट उगाते हो, तुम राइस उगाते, तुम जो है पल्स उगाते हो, तो ये एक फसल उगाने से कोई बेनिफिट नहीं, तुम ऐसे फसल को उगाओ कि जस्ट उसके बाद दूसरे फसल को हम लोग क्या कर सके, बो सके। तो गेहूं को, ये जहाँ पे गेहूं उगता था उसको जो है काट पीट करके फिर इसके बाद जो उस पर क्या बो सके, उस पर आप जो है वो क्या बोलते हैं, अरे नाम सेंस उतरा हुआ है, एक सेंस बचा लो, हाँ, जिसे भुट्टा कहते हैं ना जी, भुट्टा कहते हैं ना, उसको उगा सके, मेज उगा सके। तो क्या हुआ, सीजनी बेस पे आप काम करने लगे, यानी बरसात में कुछ और, गर्मियों में कुछ और जो है ठंडी में कुछ और, ऐसी फसलों को उगाने लगे। और जो है क्या हुआ कि उसको रोटेशन करते रहते हैं, मतलब एक फसल कटी, दूसरी फसल फिर से उसी पे उगाया, फिर दूसरी कटी, तीसरी फसल फिर से उस पर उगाया, तो लगातार ये रोटेशन होता चला जाए। आइए, ओरिजिन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द Kharif seasons 1966, India adopted HYV program for the first time. अब ये बोला है कि 1966 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम HY सीड्स का, यानी HY सीड प्रोग्राम को जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसमें उस प्रोग्राम को उन्होंने दो फेज में बांटा, पहला 1960 से लेकर 1970 के बीच में, और फिर दूसरे फेज में 1970 से लेकर 1980 के बीच में, ठीक है ना। अब ये क्या है कि फर्स्ट फेज में वाट के प्रोडक्शन, मतलब सॉरी वीट के प्रोडक्शन वाली जगह पर ये बेस्ट था, बाकी जगहों पे ये बेस्ट नहीं था, मतलब इसके दरमियान, यानी जिस जगह पर जो है हम लोग वीट उगाते थे उसी जगह पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया, इम्पोर्टेंट साबित हुआ, बाकी और जगहों पे नहीं। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से मैं समझा रहा हूँ। 1960 से 70 के दरमियान ऐसी जगहों पर, ऐसी प्लेसेस पर फार्मर ने जो HY सीड्स का इस्तेमाल किया जहाँ पे प्रोडक्शन वीट का, राइस का ज़्यादा होता था, मगर और फसल अगर वहाँ पे उगाना चाहते तो वो उगाई नहीं जा सकती थी। जैसे आप जो है पल्स उगाना चाहें, या जो है बनाना या ओनियन, या जो है आप पोटैटो वगैरह उगाना चाहें, तो वो वहाँ पे काम नहीं करता था। ये HY सीड वही जगह काम करता था, उसी लैंड पे काम करता था जहाँ पर वीट एंड राइस, पल्स, मेज वगैरह जो है आप उगाते हो।
तो वहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सेकंड में आइए, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और भी ऐसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, एक्सेट्रा में HY सीड्स ने बेस्ट रिजल्ट दिया। मतलब ये समझ लीजिए 70-80 के दरमियान जो इतनी ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा जो गेहूँ चावल हम लोग जो खाते हैं वो ज़्यादा जो है हम जो आता है वो पंजाब से, हरियाणा से आता है, क्योंकि वहाँ पे लाइवलीहुड का जो मेन सोर्स है वो क्या है, हमारा एग्रीकल्चर है। तो उस दरमियान जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे वीट के, राइस के, पल्स, मेज के, ये सब के। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट फेज में ये, सेकेंड फेज में ये। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन द फर्स्ट फेज मिड 60 से मिड 1970 के बीच में द यूज ऑफ HYV सीड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू मोर affluent states like Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, etc. Haryana also. Further, the use of HY seeds primarily benefited the wheat growing रीजन्स ओनली। अब ये बोल रहा है कि भाई इस दरमियान में ज़्यादा इन राष्ट्रों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हुआ है वो किसका हुआ है, वीट का हुआ है। यहाँ पे वीट के अलावा और भी चीज़ों जो उगाने की कोशिश की जा रही थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। इन द सेकेंड फेज में क्या था कि यहाँ पे द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिट मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पे इस दरमियान जो अगर कोई और जो है तुम वैरायटी की क्रॉप्स उगाना चाहते थे तो आपका यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इसके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आइए, यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 22 मिलियन टन इन 60 से 61 की बात हो रही है, जब फाइनेंशियल ईयर 60-61 चल रहा था, टू 176 मिलियन टन इन 1991, यानी कि 90-91 तक जो हमारा प्रोडक्शन 20 मिलियन था टन, वो 176 मिलियन हो गया। आप कहेंगे सर ये हम लोग तो 90 तक बात कर रहे हैं, अब 91 में कहाँ चले गए। ठीक है बेटा, 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद 90 तक, और फिर आज़ादी 90 के बाद का पोजीशन, जब जो है वो हमारा LPG जो है फॉर्म्स आया। LPG क्या है, जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 60-61 में आपका 22 मिलियन जहाँ पे टन होता था, वहाँ 90-91 के दरमियान 176 मिलियन होने लगा। मतलब इतना ज़्यादा जो है इंक्रीजमेंट हो गया। अब आप बोलेंगे सर 1 बिलियन टन कितना होता है? अरे भाई 1 बिलियन टन इक्वल टू 10 लाख होते हैं। आपके लिए मैंने लिख दिया 10 लाख टन होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख। ओके स्टूडेंट, चलिए भाई अब आते हैं राइज इन नेशनल इनकम। अब जब हमारा प्रोडक्टिविटी होगा तो हमारा जो है रॉ मटेरियल, हमारा प्रोडक्ट मार्केट बिकेगा, जब रॉ मटेरियल मार्केट बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगी, और GDP बढ़ेगी तो हमारा नेशनल इनकम ग्रोथ करेगा। इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। हम लोग क्या करने लगे, और हम लोग क्या करने लगे, मार्केटेबल सरप्लस का मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा जो है क्रॉप्स होने लगा, इतनी ज़्यादा फसलें होने लगी, जब हम जो है ज़्यादा लोगों को फिर बेचने लगे। यानी हम खुद खाने के लिए तो उगाते भी थे, साथ ही साथ हम बेचने के लिए भी क्रॉपिंग करने लगे, मतलब बेचने भी लगे, इतना ज़्यादा हो गया था। फिर इसके बाद है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। ये मतलब इतना, अब यहाँ पे क्या है कि जो फूड ग्रेन था हमारा, खाने के अलावा हम स्टोर भी करते थे, मार्केट में बेचते थे, और विदेशों में उसको क्या करते थे, उसको सप्लाई भी करते थे। और यहाँ पे मार्केटेबल सरप्लस, मार्केट में हमारा जो सरप्लस था वो ज़्यादा बनने लगा, यानी हमारी क्रॉप जो है ज़्यादा मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहती थी। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। अब यहाँ पे हमारा जो इनकम ग्रुप जो था वो क्या होने लगा, वो वो जो है लो होने लगा। यानी प्राइस का जो दाम था, सामान का जो दाम था, आप जो है इनकम की बात ना करें, अपने जो सामान का दाम था, जो फसल बिकती थी, जो गेहूं बिकता था 10 रुपये, अब जो बिकने लगा 8 रुपये 7 रुपये। आप कहेंगे सर इससे किसानों का तो नुकसान होगा। नहीं स्टूडेंट, किसानों का फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा फसल उग गई और अगर रखे रहेंगे, कहेंगे नहीं हम 10 रुपये में बेचेंगे, तो रखा सड़ जाएगा। इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया कि किसी भी तरीके से मार्केट में इसको बेच सके, तो किसानों का भी होता था फायदा और जो है कंज्यूमर का भी। और फिर है हमारा फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फेलियर भी समझ लीजिए, अभी तो सब अच्छा सुन रहे थे, अब फेलियर समझिए। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी वॉज लुक्ड अपॉन अ बीइंग रिस्की फॉर फार्मर। जब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो ग्रीन रेवोल्यूशन के वो रिस्की हो गया, क्योंकि क्या हुआ कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसमें जो है कभी जो है नई टेक्निक्स की वजह से आपका जो प्रोडक्शन था, जो ग्रोथ हो रही थी, वो हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से आने पर, मशीनों वगैरह के आने पर आपके फार्मर को वो जो है जॉब नहीं मिल
थी, यानी जिनके पास ज़मीनें हैं उन फार्मर से कहते थे भाई तुम खेती करो, जो भी निकलेगा आधा तुम आधा हम। तो अब वो जो है क्या होगा, जो टेक्निक्स आने पर उनको जो है काम से छुटकारा मिलने वाला था। रिस्क ऑफ पेस्टिसाइड्स अट्रैक्ट, अब ये क्या है, पेस्टिसाइड्स क्या होता है, रिस्की भी होता है, कभी कभी ज़्यादा जो है वो छिड़काव होने पर पूरी की पूरी फसल जल जाती है, बर्बाद हो जाती थी। ये रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग इनकम इनइक्वालिटी, जो हमारी इनकम में जो ग्रोथ थी वो इनइक्वालिटी हो गई। जिनके पास पैसे था, बड़े जैसे बड़े बड़े किसान, उन्होंने HY सीड का यूज़ किया, जिनके पास नहीं वो तो कर ही नहीं पा रहे थे। तो ये भी इसका क्या था, फेलियर था। लिमिटेड क्रॉप्स, आपकी जो क्रॉप्स थे वो लिमिटेड ही सिर्फ उगा सकते, सिर्फ वीट उगाओ या तो राइस उगाओ, बाकी और तुम उस पर कुछ भी उगा नहीं सकते। सॉयल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड, ज़्यादा जो है केमिकल छिड़काव से जो है आपकी ज़मीन का जो उपजाऊपन था वो खत्म होता जा रहा था, बर्बाद होता जा रहा था। फिर है अनइवन बेनिफिट्स, आपका जो बेनिफिट मिलने वाला था वो उस हिसाब से नहीं मिल रहा था जिस हिसाब से आपको मिलना चाहिए था। अनइवन स्प्रेड, ये लिमिटेड एरिया, ये जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड एरिया के लिए ही था, जैसे पंजाब हरियाणा इस जगहों पे ही HY सीड और ग्रीन रेवोल्यूशन का ज़्यादा बेनिफिट मिला, बाकी और जगहों पे इनका बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर के पॉलिसीज के बारे में कवर किया, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन जो अभी जस्ट पढ़ा है, और इससे बीच वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था जनरल रिफॉर्म्स। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे।